स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम आपको बताए थे, जैसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के अक्ष क्या होते हैं और ये कितने होते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है। शायद हम द्वारक नहीं बता पाए थे आपको पिछले वीडियो में, तो द्वारक बता दे रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही कहा जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से संबंधित हम ये सब चीजें आपको पिछली वीडियो में बताए थे। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देख पाए हों तो लिंक दिया हुआ है, आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है, किरण आरेख का प्रयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का बनाना किरण आरेख का प्रयोग करके। तो हम अवतल दर्पण द्वारा भी आपको प्रतिबिंब बनना बताएंगे और उत्तल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब बनना बताएंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिएगा। हम आशा करते हैं कि बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाने से पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम प्रतिबिंब के बारे में करेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। ठीक है, तो आइए हम यहाँ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना आपको बताना शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से चलने वाली कम से कम दो प्रकाश किरणों को हम लेते हैं। कम से कम दो प्रकाश किरणों को लेना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम बता दें, ताकि नियम यदि आप जान जाएंगे तो आराम से प्रतिबिंब बना सकते हैं, प्रतिबिंब बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो आइए प्रतिबिंब बनाने के नियम हम आपको बता रहे हैं। प्रथम नियम देखिए, प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम, पहला नियम देखिए, प्रथम नियम ये देखिए हम गोलीय दर्पण एक बना दे रहे हैं। हाँ, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ तो हम भाई हाथ से बना रहे हैं, हम आपको केवल बनाने का तरीका यहाँ बताएंगे। आप यदि बनाएं तो बनाते समय इतना ध्यान रखना है कि आप ये जो हम ये चाप लगा रहे हैं, ये चाप खींच रहे हैं, ये आप प्रकार से खींचेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी भर लेंगे और ऐसे आप चाप खींच लेंगे बनाते समय। और जहां प्रकार लगाए रहेंगे वो आपका ये आपका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको वक्रता केंद्र, जहां प्रकार लगा के खींचेंगे जिस बिंदु पर, ये बिंदु आपका वक्रता केंद्र बनेगा। तो ये देखिए हम एक अवतल दर्पण आपको दिखा रहे हैं, ये अवतल दर्पण। उत्तल भी बनाएंगे अवतल दर्पण, मान रहे हैं इसका ये व्यास है M1 M2, इसका ध्रुव यहाँ होगा परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ये मान रहे हैं ये P है, P से प्रदर्शित करते हैं ध्रुव को। तो ये रेखा जो होती है, ये रेखा आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये आपका एक M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है और फोकस F है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, ये फोकस को दर्शाते समय ये ध्यान आपको रखना होगा कि F से C की दूरी और P से F की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो। बनाते समय ये ध्यान रखना होगा भाई, PF और FC आपस में बराबर होने चाहिए। आइए एक उत्तल दर्पण भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये उत्तल दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ पर दबे हुए पृष्ठ पर कलई रहती है, इसका नाम भी रख ले रहे हैं M1 M2, इसका ध्रुव P और इसका वक्रता केंद्र इधर C और ये फोकस F है, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा उसका, ये मुख्य अक्ष है पूरा। ठीक है,
तो देख रहे हैं फिगर में हम दिखाए हैं एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, जिनके नाम रखे हैं M1 M2। ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और फोकस F है। ठीक, तो पहला नियम देखिए, प्रकाश की ये कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की कोई किरण आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी? परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर लौटती है। ये देखिए, यहां भी कोई प्रकाश किरण ले रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। परावर्तन के पश्चात ऐसा महसूस होगा कि ये जो लौटेगी प्रकाश किरण वो कहां से आ रही होगी? ये बिंदु F से आती प्रतीत हो रही होती है। ये बिंदु F से ऐसा लगेगा कि ये जो परावर्तित किरण है बिंदु F से आ रही है। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम है। क्या? कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, या फोकस से आती प्रतीत होती, ये सॉरी ये उल्टा दिख गया है भाई, या फोकस से आती प्रतीत होती हैं, फोकस से आती प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। यही आपका पहला नियम है, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। तो हम आशा करते हैं कि पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। ये नियम आपको याद रखना है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हम लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, या परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आती प्रतीत होगी। ये परावर्तित किरण ऐसा महसूस होगा कि यहां से आ रही है, तो उत्तल दर्पण में आती प्रतीत होगी फोकस से, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाएगी। बस यही आपका पहला नियम है। तो हम आशा करते हैं कि पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा नियम देखते हैं, प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। तो पहला नियम यह हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती प्रतीत होती हैं। अब आइए दूसरा नियम देखिए, ये आपका दर्पण वही है M1 M2। ठीक है, दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही हो, फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण आती है, फोकस से आती है या फोकस की ओर आती प्रतीत होती है, फोकस की ओर आती प्रतीत होती है, ये यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है या फोकस की ओर आती प्रतीत होती है, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे हो जाती है। यहां ये यहां से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे जाती है। ठीक है, तो फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या फोकस की ओर आती प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम है। पहला नियम ये था, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती प्रतीत होती हैं। और दूसरा नियम, फोकस से आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो हम आशा करते हैं कि दूसरा नियम भी आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। एक नियम और देखिए, एक नियम और तीसरा नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें बस दो ही नियमों का प्रयोग कर लेना है, यानी दो ही प्रकाश किरणों को लेना है। बस दो प्रकाश किरणें काफी हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। कम से कम दो लिया जाता है, तो कम से कम दो प्रकाश किरणें हम लेते हैं। तीसरा नियम देख लीजिए, तीसरा नियम, प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम देखिए, ये दूसरा नियम हो गया, दर्पण वही है। अब देखिए तीसरा नियम, प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम, ये क्या है? ये देखिए, वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, वक्रता केंद्र से, ऐसे यदि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आए या वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत हो, ये देखिए उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत हो, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात ये अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का अक्ष कहलाती है, और जितने भी अक्ष होते हैं गोलीय दर्पण के, वो दर्पण पर अभिलंबवत होते हैं, दर्पण पर लंब होते हैं। ठीक है,
वो लंब इसलिए होते हैं कि वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है, अगर दर्पण के उस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा, तो उस स्पर्श रेखा पर ये लंब होता है। स्पर्श रेखा पर जो भी अक्ष होते हैं उस पर लंब होंगे। तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर लंबवत पड़ती हैं, इस कारण से अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये अवतल दर्पण में, और ये आपका उत्तल दर्पण में हो गया कि वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। हम आशा करते हैं कि ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। यानी हमारे पास प्रकाश किरणों को लेने के लिए तीन मार्ग हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस से ले सकते हैं, फोकस से लेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से लेंगे। तो हमारे पास तीन रास्ते हैं प्रकाश किरणों को लेने के, मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से, वक्रता केंद्र से। किन्हीं दो मार्ग से हम दो किरणों को ले लेंगे और प्रतिबिंब बना लेंगे। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये बनाते समय हम बताए हैं कि प्रकार का प्रयोग करेंगे भाई। इन दूरियों, इनको दिखाते समय दूरियों पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। ये मान लीजिए आपका ये फोकस F हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र C है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए पहली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहां बनेगा, आइए देखते हैं। माना M1 M2 ये आपका अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। ठीक, यहां कोई वस्तु है, वस्तु AB नाम रख ले रहा है वस्तु का। मान लीजिए वस्तु AB है आपकी, ये कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है, अनंत पर ये वस्तु स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहां बनेगा, कैसा बनेगा, देखिए। तो ऐसा माना जाता है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर चलती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर आती हैं और हमारे पास तीन मार्ग हैं किरणों को लेने के लिए। एक मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से, वक्रता केंद्र से। तो यहां से दो किरणें हम लेंगे समांतर। तो आइए एक प्रकाश किरण हम ले रहे हैं फोकस से, एक प्रकाश किरण हम ले रहे हैं फोकस से। ये देखिए प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण, हाँ इसका भी ध्यान रखना है कि ये समांतर आती है। दूसरी प्रकाश किरण हम ले रहे हैं वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से दूसरी प्रकाश किरण। ये दो प्रकाश किरण हम ले लिए। परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो दूसरे नियम में हम बताएं आपको, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी भाई, ऐसे ये जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ये प्रकाश किरण। ठीक है, और तीसरा नियम आपको बताए हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती हैं, इसलिए अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, वापस ये लौट जाएगी, जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से लौटेगी। अब ये दोनों परावर्तित किरणें, ये वाली और ये वाली, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से देखिए इस बिंदु पर मिल रही हैं, यहां मिल रही हैं। तो यहां मिल रही हैं तो यहां बिंदु A की छाया बनेगी, अर्थात A डैश हो गया ये। अब यहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे, मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे। ये लंब मुख्य अक्ष से जहां मिलेगा इस बिंदु पर B की छाया बनेगी, अर्थात B डैश होगा। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश हुआ। ठीक है, वस्तु AB का ये प्रतिबिंब बन गया। इसकी स्थिति क्या है, स्थिति का मतलब ये कहां बना है, और इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब कैसा बना है। तो इसकी स्थिति सुनिए, यह प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यह प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। प्रकृति इसकी क्या हुई, प्रकृति ये प्रतिबिंब वास्तविक, यानी परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, अर्थात कह लेते हैं लगभग बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। हम आशा करते हैं कि जरूर
समझ में आया होगा। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहां बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में वस्तु से छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, कहा जाता है बिंदु आकार का बनता है। तो हम आशा करते हैं कि पहली स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। आइए देरी न करते हुए हम चल रहे हैं दूसरी स्थिति की ओर। अब वस्तु को जरा ध्यान से देखिएगा। अब वस्तु को हम धीरे धीरे दर्पण के करीब ला रहे हैं, दर्पण के करीब करेंगे वस्तु को, तो जरा देखिएगा प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब हम वस्तु को थोड़ा सा ला रहे हैं इधर, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आइए दिखाते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो, देखिए दर्पण वही है आपका, दर्पण वही है, ये वक्रता केंद्र C, फोकस F है। अब वस्तु को हम ला दिए थोड़ा सा करीब, अब वस्तु ये भी यहां आ गई, ए बी यहां गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गई, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आइए दो प्रकाश किरणें लेंगे। एक प्रकाश किरण हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ले रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर। बताइए परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी? पहला नियम, फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी, यहां से ऐसे होकर जाएगी, ये प्रकाश किरण ऐसे लौटेगी। एक प्रकाश किरण और ले रहे हैं, अभी दो मार्ग है हमारे पास, फोकस से भी ले सकते हैं, वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं। तो आइए दूसरी प्रकाश किरण हम यहां से फोकस से ले रहे हैं, ये फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण ये फोकस से देखिए आ रही है। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे जाएगी, ये देखिए ऐसे हो जाएगी ये प्रकाश किरण, ऐसे दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे से देखिए यहां मिल रही हैं, यहां बनेगी बिंदु ए की छाया अर्थात ए डैश होगा। ए डैश से एक लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर, ये लंब मुख्य अक्ष से जहां मिलेगा यहां बी की छाया अर्थात बी डैश होगा। इस प्रकार वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। इसकी स्थिति क्या है? स्थिति मतलब कहां बना है? तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है। तो यह प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, देख रहे हैं वस्तु को थोड़ा करीब लाए हैं तो प्रतिबिंब पहले अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, अब प्रतिबिंब देखिए इधर आ गया, पीछे हट रहा है। वस्तु को करीब ला रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो प्रतिबिंब कहां बना है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है। इसकी प्रकृति क्या है? वास्तविक है, उल्टा है, आकार में वस्तु से छोटा है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा होता है। आइए चलते हैं अगली स्थिति पर। अब वस्तु को हम थोड़ा और करीब ला रहे हैं, अब वस्तु को हम रखने जा रहे हैं वक्रता केंद्र पर। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देंगे तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये जरा देखिए। अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखने जा रहे हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब जरा देखिए तीसरी स्थिति, थर्ड नंबर, तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु कहां स्थित हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो? वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए यहां पर हम वस्तु को कर दे रहे हैं, ये देखिए वस्तु आ गई वक्रता केंद्र पर, ये आपकी वस्तु है, हो गई ये वस्तु है ए, और यहां ये सी पर ही बी पड़ेगा, ए बी, ये वस्तु आपकी ए बी हो गई। चलिए ले लेते हैं, एक प्रकाश किरण ले रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर लौटेगी, ये फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। एक प्रकाश किरण और ले लेंगे, एक प्रकाश किरण और फोकस से ले रहे हैं, तो एक प्रकाश किरण और फोकस से ले लेंगे। हाँ इसको भाई देखिए, हम तो यहाँ हाथ से बना रहे हैं, आप स्केल लगा करके खींचेंगे तो ये सब सीधा बिल्कुल सही बनेगा। हम तो भाई हाथ से बना रहे हैं ना, हम आपको केवल तरीका बता रहे हैं बनाने का। ये ऐसे आप स्केल से खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधी आएंगी। ये देखिए एक प्रकाश किरण और ले रहे हैं हम फोकस से, ये फोकस से प्रकाश किरण ले रहे हैं, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए ऐसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे।
ये दोनों परावर्तित किरणें, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से देखिए यहां मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं। यहां पर किसकी छाया बनेगी, यहां बिंदु ए की छाया अर्थात ए डैश होगा। ए से हम लंब डालेंगे एक मुख्य अक्ष पर, तो ये लंब कहां जाके मिलेगा, बिल्कुल बिंदु सी पर जाके मिलेगा, बिल्कुल बिंदु बी पर जाके मिलेगा, यानी बी की छाया बी पर ही बनेगी, बी डैश यही होगा। इस प्रकार वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहां बना है, वक्रता केंद्र पर ही बना है। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रकृति क्या है इसकी, तो वास्तविक है, उल्टा है और आकार में वस्तु के बराबर है, आकार में वस्तु के बराबर। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के करीब ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है तथा प्रतिबिंब की साइज भी बढ़ रही है, प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ रहा है। जब फोकस पर रखे थे प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था, सॉरी जब अनंत पर वस्तु थी तो फोकस पर बना था, प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना था तो थोड़ा सा बड़ा बना था। अब वक्रता केंद्र पर बना तो वस्तु के बराबर हो गया। अब आइए थोड़ा सा और करीब हम कर रहे हैं वस्तु को। अब वस्तु ए बी को हम रखने जा रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जरा ध्यान से देखते रहिए, जैसे जैसे हम वस्तु को करीब ला रहे हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है तथा प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जा रहा है। अब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का हो गया है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे थे तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बना था। अब आइए अब वस्तु को थोड़ा सा और करीब हम करने जा रहे हैं, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं भी वस्तु को रख लीजिए। ये मान लीजिए वस्तु हो गई आपकी ए बी। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये देखिए ले रहे हैं एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। भाई तीन मार्ग है हमारे पास, कहीं से ले सकते हैं, फोकस से भी ले सकते हैं, वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर लौटेगी, ये देखिए फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण और ले रहे हैं, चलिए फोकस से ही ले रहे हैं। एक प्रकाश किरण और ले रहे हैं फोकस से, ये देखिए ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी ऐसे जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे से देखिए यहां मिल रही हैं। यहां बनेगी बिंदु ए की छाया अर्थात ए डैश होगा। यहां से अगर लंब हम डालें एक्स अक्ष पर तो ये लंब देखिए कहां मिलेगा, वक्रता केंद्र के इधर मिलेगा, वक्रता केंद्र के इधर मिलेगा अर्थात यहां पर बी डैश होगा, यहां का ए डैश हो गया। इस प्रकार वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हुआ, जो क्या है, उल्टा है, आकार में वस्तु से बड़ा है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहां बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, यानी वक्रता केंद्र के बाद बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। अब आइए अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति, ये तो कौन सी स्थिति रही भाई, ये तो चौथी स्थिति थी ना, ये 4 नंबर था, चौथी स्थिति थी जब वस्तु कहां स्थित हो, सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच स्थित थी, सी एवं एफ के बीच। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बन गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वस्तु से बड़ा बन गया, उल्टा वास्तविक ये तो ही है। अच्छा, अब आइए वस्तु को थोड़ा सा और करीब करने जा रहे हैं। अब हम वस्तु को रखने जा रहे हैं फोकस पर। 5वीं स्थिति, जब वस्तु कहां स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आइए फोकस पर हम वस्तु को रख दे रहे हैं, दर्पण हमारा वही है, दर्पण वही है, वस्तु को फोकस पर रख देंगे। अब देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। दर्पण वही है हमारा, M1 M2, ध्रुव इसका P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। अब वस्तु को हम रख रहे हैं कहां, फोकस पर। ये देखिए वस्तु को यहां ला दिए, अब फोकस पर ला दिए वस्तु को। ठीक है, नाम रख लेना है A B, बिंदु B कहां होगा, यही F पर ही होगा। ये देखिए, चलिए देख लेना इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ले लेंगे 2 प्रकाश किरणें, ले लीजिए। आइए एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से।
ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ये देखिए फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश किरण और ले लेंगे, आइए वक्रता केंद्र से ले लेता है, ये देखिए ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, ये देखिए ये प्रकाश किरण जा रही है वक्रता केंद्र से। अब ये चूंकि दर्पण पर लंबवत पड़ती है इसलिए अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब एक परावर्तित किरण ये है आपकी, एक परावर्तित किरण ये है आपकी। ये अगर इस परावर्तित किरण को आगे बढ़ाया जाए, इस परावर्तित किरण को आगे बढ़ाया जाए तो देख रहे हैं इधर ये कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसा माना जाता है कि ये परावर्तित किरणें अनंत पर जाकर के मिलती हैं, अनंत पर जाकर के मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर बनता है। कैसा होता है? प्रकृति क्या होती है? तो देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बना है, नीचे बनता है तो इसका मतलब उल्टा बनता है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। तो हम आशा करते हैं कि ये स्थिति भी आपको अवश्य समझ में आई होगी। अब आइए वस्तु को थोड़ा और करीब हम कर दें, दर्पण के और करीब करने जा रहे हैं। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी वस्तु फोकस और दर्पण के बीच स्थित हो, तब कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब? आइए थोड़ा सा और करीब हम करने जा रहे हैं, वस्तु को और दर्पण के करीब कर देंगे, तब इसका प्रतिबिंब देखिए कहां बनेगा। ध्यान से देखिएगा। अब वस्तु को हम रख रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच, यहां रख दिए वस्तु को, यहां वस्तु है आपकी, वस्तु के बीच, ये देखिए यहां वस्तु। तब देखिए जरा देखा जाए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए एक प्रकाश किरण ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये ले लिए प्रकाश किरण। हम वस्तु को कहां रखे हैं? वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो कहां बनेगा? देखिए एक प्रकाश किरण हम ले लिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ये देखिए फोकस से होकर। हम ले रहे हैं ये प्रकाश किरण, देखिए ये प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से दोनों प्रकाश किरण ली जा रही हैं, लेकिन ये वक्रता केंद्र से। तो ये परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब ये देखिए ये दोनों परावर्तित किरणें अगर इधर बढ़ाई जाए तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेगी। अगर इन परावर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाएं, पीछे अगर बढ़ाएं इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया जाए दोनों को, तो ये पीछे जाकर के कहीं ना कहीं मिलेंगी, पीछे जाके मिलेंगी, ये पीछे यहाँ मिलेंगी, इस बिंदु पर मिलेंगी। अब जरा मुख्य अक्ष को हम आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं, इधर बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ किसकी छाया बनेगी? ए की छाया बनेगी, अर्थात ये डैश होगा। यहां से लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर, तो जहां मुख्य अक्ष से मिलेगा ये लंब, यहाँ बी की छाया बनेगी, अर्थात बी डैश होगा। इस प्रकार वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हुआ। देख रहे हैं, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और वास्तविक नहीं। बाकी सभी स्थितियों में इधर प्रतिबिंब वास्तविक बना था, वास्तविक बने हुए थे प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्योंकि ये परावर्तित किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये आभासी प्रतिबिंब है और सीधा है, आकार में वस्तु से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, नहीं तो बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बना था। तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको अवश्य समझ में आ गया होगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आइए हम बता दे रहे हैं आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो। आइए देखते हैं,
ये हम बना दे रहे हैं उत्तल दर्पण। आप बनाएंगे प्रकार से, सावधानी के साथ बनाएंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण M1 M2। इसका ध्रुव P, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष, ये फोकस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। ध्यान रखना है PF और FC आपस में बराबर रहे, बनाते समय इसका ध्यान रखना है। ये देखिए, अब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। ये वस्तु मान लीजिए अनंत पर यहाँ स्थित है, उत्तल दर्पण के सामने ये अनंत पर वस्तु है। तो कम से कम 2 प्रकाश किरण लेना जरूरी होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो आइए हम 2 प्रकाश किरण यहाँ से ले रहे हैं परस्पर समांतर। आइए एक प्रकाश किरण हम ले रहे हैं ये फोकस से, अर्थात ये प्रकाश किरण फोकस की ओर आती प्रतीत हो रही है। प्रकाश किरण फोकस की ओर आती प्रतीत हो रही है। तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर लौटेगी? बताया गया आपको, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी ऐसे जाएगी ये परावर्तित होकर के। एक प्रकाश किरण और ले रहे हैं, एक प्रकाश किरण और ये देखिए, जो कहां से ले लेंगे? वक्रता केंद्र से ले लेंगे। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ले लेंगे। तो ये देखिए, वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत, वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत हो रही है। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत हो रही है। हम तो हाथ से बना रहे हैं, आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, ये वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत हो रही है। परावर्तन के पश्चात ये अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब आइए देखिए, ये परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण देखिए कहाँ मिल रहे हैं? कहीं नहीं मिल रहे हैं। इसको पीछे बढ़ाएंगे तब जाके ये दोनों मिलेंगे। इस परावर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे तब जाके ये दोनों यहाँ मिलेंगी। यहाँ देखिए मिल रही होती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी यहाँ एक ही छाया बनेगी, अर्थात ए डैश होगा। यहाँ से एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, तो ये लंब कहाँ मिलेगा? आपका फोकस पर मिलेगा। तो यहाँ पर B की छाया बनेगी, अर्थात B डैश होगा। इस प्रकार वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब A डैश B डैश हुआ। ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि परावर्तित किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब है, सीधा है, आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा, आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, कहा जाता है बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा होता है। अब आइए दूसरी स्थिति। अब हम वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी रखने जा रहे हैं। वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच, अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी वस्तु को रख देंगे, तब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत तथा दर्पण के बीच, अनंत तथा दर्पण के बीच। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच स्थित हो या हो, अनंत और दर्पण के बीच हो। देखिए यहाँ हम वस्तु को कर देना, यहाँ मान लीजिए वस्तु आ गई आपकी, वस्तु A B है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आइए हम ले रहे हैं 2 किरण। आइए एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण देखिए। परावर्तन के पश्चात ये ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये लौटती हुई प्रतीत होगी? फोकस से, फोकस से लौटती हुई ये प्रतीत होगी, ऐसे लौटेगी। ठीक है, ये एक प्रकाश किरण और ले लेंगे। एक प्रकाश किरण फोकस की ओर आती भी ले सकते हैं, वक्रता केंद्र की ओर आती भी ले सकते हैं। तो अगर वक्रता केंद्र की ओर आती प्रकाश किरण ले रहे हैं, तब ये परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ऐसे
अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। देखिए दोनों परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, एक दूसरे से यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर बिंदु ए की छाया अर्थात ए डैश होगा। अब ये डैश से लंब डाल देंगे, मुख्य अक्ष से जहां मिलेगा ये आपका बी डैश हो जाएगा। इस प्रकार वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी वस्तु को रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।